सर थोड़ा भी हमारे चर्चा को मैं डीआरडीओ की तरफ मोड़ना चाहता हूँ। सर मेरा मानना है कि जैसे हाल ही की जो सरकार है उनका पूरा व्यू ऐसा है कि हम सब इन हाउस बनाएं, इंडिया में भारत में उसका मैन्युफैक्चरिंग करें और फिर उसको एक्सपोर्ट करें या फिर उससे एक आमदनी जो हमारी होती है वो उसको उससे बढ़ाए। और अभी जो टाइम है पूरी दुनिया में, अभी जो समय है पूरी दुनिया में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का पूरा है। तो क्या डीआरडीओ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है या फिर इन द पाइपलाइन है कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स? और हाल ही में अभी डीआरडीओ में क्या डेवलपमेंट चल रहा है जो यूथ सेंट्रिक भी हो और आज के युवाओं को, क्योंकि भारत एक 65% यूथ यंग कंट्री है, तो उनको डीआरडीओ के बारे में क्या जानना चाहिए? सबसे पहले तो आपने कहा कि अभी आप उस ओर जाएंगे, तो मुझे तो लगता है कि मैं राउंड अबाउट पे खड़ा हूँ। आप जिस तरफ हाथ दिखा देंगे मैं उसी रोड में एग्ज़िट ले लूँगा और आपके साथ चल पड़ूँगा। तो मैं अभी दीक्षित एग्ज़िट में हूँ मैं। आप जहाँ कहेंगे वहाँ चला जाऊँगा। तो ये पहली बात तो ये है कि सच्चाई ये है कि मैं सरकार में भी नहीं हूँ। तो हमारी जो नॉलेज है वो समझिए कि 100% नहीं है, अच्छा। क्योंकि बहुत सारी क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स होती हैं जिसके बारे में ना तो हमें मालूम है, ऐसे जानना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो पब्लिक डोमेन में है या फिर हम जो सेमिनार्स वगैरह करते हैं इनके साथ बैठकर वहाँ पे जो कुछ चर्चा होती है, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि डीआरडीओ ही हर चीज़ का इजाद करे, ऐसा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत स्मॉल नंबर्स में चाहिए और उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो उसके आप कुछ कंपोनेंट्स आप इंपोर्ट कर लीजिए अगर दूसरा देश आपको वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो तो। अच्छा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ देम। ठीक है ना? तो ऐसा मानना है, अभी हमारे जो सरकार जो चला रहे हैं, ऐसा मानना है कि जितनी चीज़ें हम बना सकते हैं उसको आप बनाओ, एक्सपोर्ट करो। पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था। अच्छा। राइफ़ल वगैरह करते थे हम, और राइफ़ल तो हम बनाते ही नहीं थे, तो कुछ हार्डवेयर हम सेल करते थे। तो ये सरकार ने अब उसको खुलेआम, क्यों उस समय ये हम करेंगे तो फलाना देश क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, तो वो जो एक बैगेज था, द हिस्टोरिकल बैगेज, ये सरकार ने उसको हटा दिया है। अब देखिए, हम ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है, हमने एक्सपोर्ट कर दिया है उसको फिलीपींस को। 2-3 देश और हैं जो खरीदने वाले हैं। और सरफेस टू एयर मिसाइल एक हमारा अपना बनाया हुआ आकाश, उसकी भी बातचीत बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। और भी कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर है, चाहे मशीन लर्निंग की चीज़ें हैं, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की है और सैटेलाइट इमेजरी की है, तो हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद वाली चीज़ें अब थोड़ा सा क्लासिफाइड डोमेन में चली जाती हैं, इसलिए हमें पता नहीं होगा। तो ये नहीं है, ये है कि प्रायोरिटी दी जाएगी इंडिजिनस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड प्लेटफॉर्म्स को। अच्छा। जो यहाँ बनी है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, चाहे वो टॉप ऑफ द लाइन नहीं भी हो तो भी। एक बार हम बना के यूज़ करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सरकार का सोचना है, तो हमारे ख्याल से बहुत अच्छा सोचना है। क्यों? दुनिया का कोई भी देश ग्रेट पावर या स्ट्रॉन्ग पावर अपने इक्विपमेंट को इंपोर्ट करके नहीं बना है। आप इंपोर्ट कीजिएगा तो लीवर जो है वो दूसरे कंट्री के हाथ में है, जब चाहेगा बंद कर देगा, जब चाहेगा खोल देगा। तो ये, इससे बचने के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें खुद बनानी पड़ेगी। और इसलिए अभी जो हमारा अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध हैं या फ्रांस के साथ जो संबंध हैं, वो इतने क्लोज हैं कि अब वो नीश टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार हैं या उस दिशा में बढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए, जनरल इंजीनियरिंग जी ने F414 इंजन भारतवर्ष में एक साथ बनाएंगे,
तो 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है। 100% नहीं है तो कोई बात नहीं है, समय आएगा वो भी 100 हो जाएगा। दूसरी तरफ फ्रांस जो है सैफरन इंजन एक साथ हमारे साथ डेवलप कर रहा है और उसमें 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो हमारी जो एमका जो एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बन रही है, ऑलरेडी डिज़ाइन पे है, उसकी इंजन जो है सैफरन होगी, तो वो भारतवर्ष में बनी होगी। तो एक वो है। अभी बहुत सारे सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जो आपने बराक का नाम सुना होगा, वो हमारे इजराइल के साथ है। उसमें 70% भारत का है, 30% उनका है। तो धीरे धीरे हो सकता है कि उसमें भी 100% हो जाए। तो ये सीन अभी चल रहा है, मशीन लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट। अब जैसे बोइंग से हमारी मिलिट्री परचेजेस भी काफ़ी हो चुकी हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर्स बड़े वाले लिए, अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए हुए हैं। अभी नेवी ने आपने MH-90 रोमियो लिया हुआ है। और भी हैं कुछ आइटम्स जो कि अभी थोड़ा अर्ली डेज है उसका अनाउंस करना, तो वो भी है। और अभी स्पेस में हमारा कोऑपरेशन। तो ICET में ये जो डेवलपमेंट हो रही है वो काफ़ी पाथ ब्रेकिंग है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड स्पेस, मून जर्नी, India making its own space sort of station, beyond galaxy exploration है। और उस दिशा में भारतवर्ष ने वो काम भी किया है अपना। उन्होंने भी एक एक्सप्लोरेटरी जो एक बहुत बड़ा एक सेंटर जो है, हाँ, वो जो कि बियॉन्ड आवर गैलेक्सी इट कैन सी, दे हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो जस्ट टू गिव अमेरिका को ये कन्विंस करने के लिए कि भाई देखो, यू कैन यूज़ दिस, तो हम लोग एक साथ करते हैं, तो अमेरिका मान गया है। सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा काम अभी आप देखिए, माइक्रोन वहाँ चला गया, एक और कंपनी भी जा रही है। तो अपना जो हमारा एक लेबोरेटरी है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ा है मोहाली में, तो उसको अपग्रेड करने के लिए सम $790 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है और अमेरिका की सहायता से उसको बड़ा किया जा रहा है। तो ये सब उस दिशा में काम हो रहा है। और जितने हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप इतना बजट जो है वो स्टार्टअप्स को ही दीजिए आप। अच्छा। हाँ, तो जहाँ तक नौसेना का प्रश्न है, मैं जानता हूँ 10 प्रोजेक्ट हैं जो कि स्टार्टअप्स ही उनके लिए बना रहे हैं ऑलरेडी। इंडक्शन 2-3 तो इंडक्ट हो गए हैं। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है। अच्छा। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक नौसेना का उदाहरण दे सकता हूँ। ये नौसेना के लिए आवश्यक है कि हमें हर समय ये पता हो कि पूरे हिंद महासागर में कौन शिप कहाँ पर है। अच्छा। तभी तो हम कुछ प्रोटेक्शन करेंगे, तभी तो पता लगेगा कौन दोस्त है कौन नहीं है। अब पता तो होना चाहिए कौन है कि नहीं है। तो उसके लिए तो हमें सर्वेलेंस ऑलराउंड होने चाहिए। तो सर्वेलेंस तो हम ऑलराउंड एक प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते। सैटेलाइट जो है उसका स्वॉथ होता है 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर। सैटेलाइट तो भाई अर्थ के चारों तरफ जा रही, कितनी सैटेलाइट लगेगी आपको, और 24 घंटे तो एक जगह नहीं रहेगा वो, है ना। जियो स्टेशनरी भी बना सकते हैं आप, तो स्वॉथ के हिसाब से कवरेज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हमारे शिप्स हैं, सबमरीन्स है, नेवी के एयरक्राफ्ट है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैं जो कि हमेशा देखते रहते हैं कि कौन सा शिप कहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो हिंद महासागर में आने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं। मलाक्का स्ट्रेट ईस्ट में, लॉम्बॉक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, ठीक है, 3 हो गए और कोई नहीं है। और हमारे वेस्ट में एक तो आपको हो गया स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, गल्फ से निकलने वाले, और दूसरा ये रेड सी जो कि गल्फ ऑफ एडन से आता है। तो इन 5 जगहों पे और 2-3 जगह पे हमारी नौसेना के कोई न कोई 24/7 तैनात रहते हैं। अच्छा। जिसको मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे एयरक्राफ्ट जो है, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, कोस्ट गार्ड और हमारे, उनको सेक्टर्स दिए हुए हैं, वो 24 घंटे घूमते रहते हैं, ठीक है। एक गया, दूसरा गया, तीसरा है। और कोस्टल रेडार्स हमने चारों तरफ लगा रखे हैं सर्वेलेंस के लिए। तो ये सब जो इनपुट है वो एक
कंप्यूटर में, अपना इंडियन कंप्यूटर में जाता है। आपको एक सिर्फ गिनती बता दूं, एक साल में मलाक्का स्ट्रेट से हिंद महासागर में आने वाले शिप्स की संख्या 1,40,000 है। और किसी एक समय पर अगर फिशिंग बोट्स और छोटे बोट्स की बात करें तो सिर्फ वेस्ट कोस्ट में, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में, जिसमें आपका भी स्टेट आता है, किसी एक समय पर 50,000 छोटे बोट्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। किसी भी एक समय पर। तो क्या यह संभव है कि सबको जाके आप देखें, पता करें कौन क्या है? ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो ये जो इतनी सारी डेटा आती है, तो उसके एनालिसिस करने के लिए कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 100% यूज़ हो रहा है। अब सोचिए उसको छांटने में कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो पैरामीटर सेट कर दिए गए, तो ठगाठक बताता है, ओके दीज आर द वंस हु पे अटेंशन। तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। लेकिन हमें उस लेवल पे पहुंचना है जिसमें कि वो डिसीजन भी ले सके और हमारे ऑपरेशनल कमांडर्स को सीधा बता सके कि देखो अपने 2-3 जहाज़ों को वहाँ भेजो, वहाँ कोई घूम रहा है, देखो कौन है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। लैंड बॉर्डर्स पे भी है ना, लैंड बॉर्डर से भी अब आप जानते हैं आजकल वो ड्रोन्स के अटैक का बहुत कुछ चल रहा है, हम भी यूज़ करते हैं। यहाँ से भी हमने वो MQ2, MQ6, MQ7, MQ9 हमने लिया है यहाँ से। दे आर ऑल आर्म ड्रोन्स। तो वो भी देखता रहता है। तो आखिर किसको हमें टारगेट करना है, उसको कैसे पता लगेगा? अभी तो ये आर्म्ड है। हाउ डू यू से विच टारगेट हैज टू बी अटैक्ड? आफ्टर ऑल यू हैव टू टेल हिम ही इज नॉट, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग। तो ये सारा काम जो है ना, अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है। लेकिन उसके लिए हमारे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री बनानी होगी। अभी ये कोविड के समय ये सप्लाई चेन का बड़ा ड्रामा हुआ है, जैसा आप जानते हैं। उन्होंने जो वो कोविड के नाम पे टोटल लॉकडाउन कर दिया, तो पूरे विश्व की जो सप्लाई चेन है, पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स की और बाकी चीज़ों की, चीन जो है वो तो विश्व का मैन्युफैक्चरर है। अमेरिका के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारों ने अपना प्लांट वहाँ शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था, लोग सस्ते थे, चीपर, तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा थी। इस बीच में क्या हुआ है कि चीन ने वो सारी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, अब उन्हीं को बेच रहा है वो। और अब इन्हीं को चैलेंज कर रहा है कि भाई तुम कहाँ हो, हम तो तुमसे आगे निकल गए। और कई चीज़ों में हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हालांकि अभी भी लीड है अमेरिका का। तो वो, और जो वेस्टर्न ब्लॉक है, क्वाड की कंट्रीज़ हैं, वो चाहती हैं कि वो वहाँ से सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर दें। तो चीन से बहुत सारी चीज़ें हट के वियतनाम, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश ऐसे ऐसे जगहों में आ रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा अभी एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गया है तमिलनाडु में। अभी वो माइक्रोन हैज़ कम। तो उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आप समझते हैं इकोसिस्टम क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, अरे स्क्रू चाहिए, ये चाहिए, पानी चाहिए, उधर चाहिए, बहुत पानी की आवश्यकता है। वो भी गुजरात में माइक्रोन वाले जा रहे हैं, तो वहाँ तो पानी है, बहुत सारा समंदर में तो पानी है ही, उसको प्योरीफाई करना होगा, डिस्टिल करना होगा, उसमें 0 ppm करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो इकोसिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो है एक जो इंडिया के ऊपर ट्रस्ट जो बना है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का इस मामलों में, वो भारत की विदेश नीति और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की हुआ। अभी हम देखिए दुनिया के 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी हैं, और राइट नाउ एज ऑन डेट वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और ऐसा लगता है कि 25, 26, 27 तक हम शायद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाए। तो है इकोनॉमिक पावर, एज आई सेड देयर आर ओनली 2 लिवर्स ऑफ स्टेट पावर, इकोनॉमी एंड मिलिट्री। तो हम दोनों में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमी को चलाने के लिए मिलिट्री चाहिए, मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमी चाहिए। तो दे आर बोथ 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एज फार एज स्टेट पावर इज कंसर्न। तो देयरफॉर वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, वी आर नॉट क्वाइट देयर। बट अगर ये चलता रहा, इस तरह की पॉलिसीज़ चलती रही, तो मुझे लगता है कि 2029-30 तक आपका भारतवर्ष बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अभी भी आप जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड्स देखिए, बिजली देखिए, गांव-गांव में बिजली, पानी, बाथरूम, ये वो, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अभी देखिए एक बिल पास हुआ है लोकसभा से 33%, जो कि पिछले 27 साल से लटका हुआ था। तो
मैंने देखा कि ये सरकार बोल्ड डिसीजन लेने में काफ़ी इनिशिएटिव लेके एक्टिव और उसको जस्टिफाई करती है। अब जैसे 370 हो गया, कितना बड़ा डिसीजन था। Yes. 35 अल्फा था, उसको निकाल बाहर किया। तो ये सब डिसीजन जो है दे आर नॉट स्मॉल डिसीजंस। जीएसटी, वन सिंगल डेवलपमेंट विच हैज चेंज द फेस ऑफ दिस कंट्री इज जीएसटी। आप लोग तो डील करते हैं इकोनॉमी से, हमें जब तक जीएसटी नहीं आया था हमें ये नहीं पता था कि हमारे नेक्स्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू इनकम कितना होगा। अच्छा। कैसे पता लगता? कौन कितना टैक्स पे करेगा? आधे लोग तो टैक्स देते नहीं थे, अच्छा। तो हमें पता ही नहीं होता था कि कितना टैक्स कहाँ से आएगा। इट वॉज ऑल एस्टिमेटेड कि हमें इतना मिलना चाहिए, नहीं मिला तो खर्च नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 5 ईयर प्लान तो बनाते थे, लेकिन 5 ईयर प्लान फॉलो नहीं कर पाते। अब जो है आपको हर महीने सरकार बताती है कि हमारा इतना कलेक्शन है। अच्छा। इट इज़ पब्लिश्ड। वी हैव 1,29,000 crores, 1,40,000 crores पर मंथ, 1,50,000 crores जीएसटी कलेक्ट होता है। अच्छा। उसमें स्टेट के कुछ उसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी भी चीज़ पे जो जीएसटी है 50% इज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और 50 जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट उस 50% में से भी उनका एक जीएसटी काउंसिल है, कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो उसकी बॉस हैं और बाकी सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर हैं। अच्छा। तो जीएसटी के डिसीजन जो है वो ऑल इंडिया डिसीजन है और जहाँ पे नहीं होता है समन्वय उसको नहीं लाते हैं। तो भारत सरकार जो भी कलेक्ट करती है उसमें भी कुछ कॉम्पनसेट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। अच्छा। उसी के बारे में आप कभी कभी सुनते हैं कि जीएसटी नहीं दिया हुआ नहीं दिया, तो उनका वो दैट इज राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, तो आई कांट से वेरी मच, बट दैट हैज़ बीन द सिंगल बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन दिस कंट्री। क्योंकि हमें पता है कि हमें इतने पैसे मिले हम कहाँ खर्च करें। अच्छा। इसीलिए आप देखेंगे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं लास्ट 10-15 साल में ना, स्वच्छ भारत ले लीजिए, जनधन अकाउंट ले लीजिए और सबको लिंक कर दिया आधार कार्ड से। मजाक में लोग कहते हैं कि भाई टॉयलेट जाओगे उसके लिए भी आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। तो वो तो खैर चलिए इन द लाइटर वे, बट ये जीएसटी, यूडीआई, यूपीआई, ये सब जो डेवलपमेंट है, दिस इज व्हाट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड इट विल कंटिन्यू। अच्छा। या इट विल कंटिन्यू। नाउ यू कांट स्टॉप दिस कंट्री, इट इज़ नाउ ऑन अ फास्ट ट्रैक। अब देखिएगा कि ये ज़्यादा हम लोग तो खैर शायद ना रहें तब तक, लेकिन आपके लाइफ टाइम में इट विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। इट विल लीव यूएस बिहाइंड, जो प्रोजेक्शन है अभी, चाइना, इंडिया, यूएस। अच्छा।